गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चंदन, मृत्युंजय, मनीष। गुड मौत, अच्छा मौत। हाँ, वो तो हर कोई नहीं, हर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, हर कोई सोचता है कि मौत ही ना हो ना। मनीष। अविनाश, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश। जय कुमार, गुड मॉर्निंग। अजीत, फरहान, आज सबको गुड मॉर्निंग। चलिए फिर, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। अरे लव यू विश्वदीप। कहाँ थे हम लोग जी कल? कल हमने चंपारण वंपारण कर लिया था, खेड़ा कर लिया था। नहीं, खेड़ा नहीं किया था, चंपारण तक तो किया था, ये याद है। लखनऊ हो गया था। ये चंपारण हो गया था बिल्कुल, ये तो हो गया था। अब खेड़ा से होगा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा होगा और अहमदाबाद हो गया था। चंपारण और अहमदाबाद, खेड़ा होगा आज से। ठीक है, शुरू करें था फिर। सर जी, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, कैसे करें? टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। जय, रात में निकालिए। कुछ तो कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, कुछ तो कर रहे होंगे एक्स्ट्रा। देखिए, पर रिवीजन का समय निकालना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया वैसे भी ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है समझना, और तो आप लोग को, ताकि क्लास ऑन टाइम खत्म हो जाए। और रात में फरा नींद आती है, रात में तो नींद आएगी, सोइए। विद्यार्थी के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। तीन ही चीज पे, थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, थ्री पिलर ऑफ स्टूडेंट। खूब सारा सोना, खूब सारा पढ़ना, और खूब सारा बढ़िया खाना खाना। 8 8 8 ऐसे बांटिए। लोग कहते हैं 5 घंटा सो, 3 घंटा सो, 4 घंटा मोदी जी की तरह सो। ना 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 ना, पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा सोइए। 7 घंटा तो मिनिमम है, उससे नीचे तो मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ। जब देश चलाइएगा ना, तब फिर बिना सोए भी काम चल जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम यही है, देश चलाना। तो और बहुत अच्छा से सोइए, बहुत अच्छा से पढ़ाई की। 8 घंटे का मतलब होता है कि एकदम गहन अध्ययन। अब ये नहीं कंटिन्यू 8 घंटा, तोड़ तोड़ के पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं ना स्टॉप वॉच रखता था छोटा सा, 250-300 में आ जाता है अमेजोन वगैरह पे भी, बढ़िया स्टॉप वॉच। मैं जब भी क्वालिटी पढ़ने बैठता था तो स्टॉप वॉच ऑन कर देता था सुबह में। 1 घंटे पढ़े, फिर मैं नहीं करने लगा पढ़ने का, तो वहीं पे इसको पॉज कर दिए। फिर जब पढ़ने बैठे तब उसको ऑन किए, और उससे मुझको पूरा दिन में सोने से पहले पता चल जाता था कि आज हम कितना पढ़े हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं चोरी किए हैं, कहीं ना कहीं फालतू काम में किए हैं। ऐसे पता नहीं चलता है हम कितना घंटा पढ़े। वर्बली तो जोड़ लेता है, इतना से इतना बजे तक, इतना से इतना बजे तक पढ़े थे। उस बीच अगर यदि मोबाइल में रील्स देखने का मन करता था तो स्टॉप वॉच ऑफ करते थे, फिर रील्स देखते थे। अदरवाइज पता भी नहीं चलता है, थक के उठे। हम पहले भी बताएं आप लोग को एक बात और, पढ़ाई के लिए क्वालिटी पढ़ाई कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वालिटी पढ़ाई का एक ही तरीका होता है कि आपको माइंड को बताना होगा। देखिए, हमारा दिमाग ना मेहनत के लिए बना नहीं है, शॉर्टकट के लिए बना है। अगर मेहनत के लिए बना होता ना हमारा दिमाग, तो हम भी आज बाकी जानवरों की तरह ही वही जीवन जी रहे होते, जो जीवन वो लोग पिछले लाखों सालों से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शॉर्टकट करना नहीं आता है। हमको हमारा माइंड बोलता है यार क्या इतना मेहनत कर रहे हो, थोड़ा शॉर्ट में निपटाओ। उसी शॉर्ट में निपटाने के चक्कर में हमने सारा गैजेट, इतना सारा क्या बोलते हैं, आविष्कार कर डाला। सब हमारी सुविधाओं के लिए है, मनोरंजन के लिए है। तो माइंड को जो चीज हार्ड लगता है वो चीज से वो अवॉइड करता है। जब आप देख रहे होते हैं रील्स, और रील्स देख के चलो आप पढ़ते हैं थोड़ा देर, तो माइंड को तुरंत क्लिक होता है कि क्या यार कितना बोरिंग काम करना शुरू कर दिए। पहले भी हम बताए थे, पता नहीं आप लोग क्लास में बताए थे कि नहीं। इसीलिए रील्स देखने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हालांकि नहीं देखना चाहिए, ज्यादा रील्स नहीं देखना चाहिए, तो हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। बट आप लोग रील्स देखने के तुरंत बाद पढ़ाई करने मत बैठिए, नहीं तो माइंड को तुरंत क्लिक होता है क्या कि बोरिंग हो रहा है उसका। देखिएगा पढ़ने में 10 मिनट बाद ही मन उब जाता है, फिर थोड़ा सा एक दो रील्स देखने का मन करता है।
रील्स देखने के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट तो मिनिमम ब्रेक, तब पढ़ने बैठिए, या तो रील्स ही मत देखिए। एक दूसरा चीज, पढ़ाई खत्म करते ही रील्स मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ना मोबाइल चलाइए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। घूम लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, दोस्तों से बतिया लीजिए, ठीक है, थोड़ा फ्रेश एयर ले लीजिए। बट ऐसा नहीं कि पढ़ाई खत्म किया, अभी भले आप 4 घंटा से लगातार पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट तो रील देख ही सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद तुरंत नहीं। उससे माइंड को लगेगा कि अरे वाह, पढ़ाई कितना बोरिंग था, मजा आने लगा तुरंत। और इसी वजह से आपका माइंड आपको क्या करेगा पता है, जब अगली बार पढ़ने बैठेंगे ना, और 2-4 बार ऐसा करने के बाद, तो जल्दी पढ़ने से थका देगा आपको। अगर आप 4 घंटे में थकते थे तो आपको 3.5 घंटे 3 घंटे में थकाना शुरू कर देगा वो, कि जल्दी से थको और रील्स शुरू करो, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम अपना 3% अपने हिसाब से करते हैं, हम अपना जो है 3% अपने हिसाब से करते हैं, बाकी हमारा जो 97% काम है वो हमारा दिमाग हमसे करवाता है। और आप लोग को लगेगा, हम लोग को लगता है कि ये हमारा काम है, बिल्कुल नहीं, ये टेस्टेड है। कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड के साथ हम मात्र 3% काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कीजिए। रिकॉर्डिंग में कल वाला एमसीक्यू क्यों नहीं डाले? अच्छा, कल वाला एमसीक्यू नहीं डाले थे, अच्छा कोई बात नहीं है अजीत, तो थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़िए। चलिए, हो गया आज के लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हम सुनिए, ऐसा करेंगे, जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे इसको, ताकि आप लोग को रिवीजन का ज्यादा समय मिले। तो हम लोग 40-45 मिनट इसको पढ़ते हैं हिस्ट्री को, और उसके बाद फिर बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन हो पाएंगे, 10-15 हो पाएंगे, उसको हम इसके नोट्स के साथ दे देंगे। कल देना भूल गए थे, आज दे देंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गांधी जी के जो 3 टेस्ट हुआ था, मतलब पहला जो व्यापक सत्याग्रह था वो था उनका क्या, खिलाफत और असहयोग, दोनों नथी था एक दूसरे के साथ, हम लोग थोड़ा समझेंगे उसको। तो उसके पहले 3 छोटे छोटे आंदोलन इन्होंने किए थे, जिसमें उनको सफलता मिली थी। पहला चंपारण डिटेल में देखे थे, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर देखे थे कल, उसके बाद खेड़ा। खेड़ा था 1918 का गप था, और ये था कहाँ का, गुजरात का ही था। दरअसल हुआ यह था कि उस वक्त गुजरात क्षेत्रों में अकाल पड़ा था 1918 के क्षेत्रों में, और किसानों ने कहा था हमारा मालगुजारी माफ किया जाए। मालगुजारी मतलब टैक्स माफ किया जाए, ठीक। तो टैक्स माफ करने के नाम पर हुआ ये कि अंग्रेजों ने मना कर दिया टैक्स वसूलेंगे, तो फिर आंदोलन हो गया। आंदोलन में गांधी जी ने इस आंदोलन को लीड किया। हालांकि गांधी जी के साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में की स्थापना को किसने किया था? याद है आप लोग को? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक। विट्ठल भाई पटेल थे, गांधी जी थे, ने पूरी पड़ताल, इन तीनों ने पूरी पड़ताल किया। इन तीनों मतलब ये दोनों और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने। तो पता चला कि किसानों का पक्ष ज्यादा मजबूत है। तो फाइनली इसमें, इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी को सहयोग मिला था वल्लभ भाई पटेल का, इंदुलाल याग्निक आदि नेताओं का। और फाइनली बस वही था कि जो है आंदोलन का नेतृत्व किस संस्था ने संभाला था? तो वो गुजरात सभा ने संभाला था, और उस वक्त गुजरात सभा के अध्यक्ष थे गांधी जी। गांधी जी ने गुजरात सभा का गठन नहीं किया था, याद रखिएगा। गांधी जी के भारत आने से पहले गुजरात सभा बन चुकी थी, ठीक। लेकिन उस वक्त अध्यक्ष गांधी जी थे। लेकिन जब बुरा ये हुआ, हंगामा हुआ, तो सरकार ने, पीछे सरकार नहीं हटती थी कभी भी, क्योंकि सरकार का इज्जत पे आ जाता था बात, और अंग्रेजों के लिए सब कुछ इज्जत ही था। अंग्रेज मानते थे जब तक इज्जत है तब तक स्वैग है, इज्जत खत्म सब खत्म। बट हाँ, गुजरात सभा को ये सूचना दी गई थी गुप्त रूप से कि सरकार ये अब कोशिश कर रही है, अपनी मशीनरी को निर्देश दे चुकी है अपने ऑफिसर्स को, कि जो किसान समृद्ध है, जो दे सकते हैं लगान, उससे लो, बाकी छोड़ दो। तो हम गांधी जी, हम पहले भी बताए थे, गांधी जी सीधे टकराव के मूड में रहते नहीं थे। काम निकल गया ना, बस काम से काम रखो। तो गांधी जी ने आंदोलन को क्या क्या समाप्त कर दिया, जब देखा क्या कि गुप्त निर्देश के तहत लगान वसूली वैसे भी बंद कर दी गई है। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें आपको 2-4 शब्द याद रखना है। पहले तो 1918 याद रखना है, अक्सर क्रोनोलॉजी पूछता है। चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। चंपारण और खेड़ा किसानों से था, अहमदाबाद मिल मजदूरों से था, ठीक है। अकाल पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गया था इसी वजह से, और ये गुजरात से संबंधित है, खेड़ा गुजरात, ठीक है। और इसमें जो संस्था ने काम किया वो संस्था था गुजरात सभा। इतना के बाद अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे शुरू होने वाला है वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पे जो भी होगा।
रोलेट सत्याग्रह, तो ये आया था पहले तो 1919 में रोलेट एक्ट आया था। देखिए हुआ ये था कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और छाया थोड़ा स्लो पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी हम आपका कमेंट नहीं देख पाए थे। इंडिया लेवल क्या मतलब, देखिए अभी खेड़ा सत्याग्रह है सिर्फ खेड़ा तक के लिए है, खेड़ा के किसानों के लिए है। चंपारण सिर्फ चंपारण बिहार के किसानों के लिए था, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर सिर्फ मिल मजदूरों के लिए था, वो भी सिर्फ अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। अब जो रोलेट सत्याग्रह होगा, अब जो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, ये पूरा देशव्यापी होगा। ये ना किसी वर्ग के लिए किया गया आंदोलन है, ना किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित आंदोलन है, पूरे भारत में, ठीक है। चलिए तो हाँ ठीक है रिजवाना, कल वाला एमसीक्यू भी और आज वाला एमसीक्यू भी डाल देंगे, ठीक है, पक्का। चलिए हाँ कहाँ थे हम लोग, तो हुआ ये कि देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ये वादा किया था भारतीयों से कि देख भाई मेरा मदद करो, युद्ध में जीत जाने के बाद तुम लोग को बहुत सारी सहूलियतें देंगे, बहुत सारा स्वायत्ता देंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे, कड़े कानून कम करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया, और अंग्रेजों का जीत भी हुआ, हारा भी नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज को पता चल गया कि भारतीय अब आस लगाए बैठे हैं कि कुछ बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है, और भारतीय लगाए हुए भी थे आस। अब अंग्रेज को देना तो था, नहीं सोचा, लेकिन नहीं देंगे तो लोग हंगामा करेगा। तब क्या केस ने एक कानून बनाया कि भाई हंगामा कोई नहीं करना, नहीं तो सीधा उठा लेंगे, ठीक है। सिडनी रॉलेट को बोला कि एक कानून बनाओ, कड़ा कानून बनाओ, जिसके तहत, सर आप बोल देते हैं पर आप करते नहीं है गुरुजी। हाँ आजकल चुनावी मौसम चल रहा है ना विश्वदीप, तो थोड़ा तो हम भी पॉलिटिकल हो जाते हैं आप लोग के साथ। मास्टर और नेता में ज्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए दे देंगे दे देंगे दे देंगे, आज दे देंगे, ठीक है। तो कहा थे हम लोग जी, भुला देते आप लोग। हाँ तो सिडनी रॉलेट को बोला अंग्रेजी सरकार ने कि कोई ऐसा कानून बनाओ कि भारतीय लोग विरोध ना कर पाए डर से। बोला ठीक है बना देते हैं। तो उसने एक कानून बनाया, उस कानून को उसी के नाम पे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। हालांकि उस कानून का नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये था मूल नाम, लेकिन चूंकि इसको बनाया था सिडनी रॉलेट ने, इसलिए उसी के नाम पे रॉलेट एक्ट कह दिया गया इसको। कौन इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करे, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इतना कौन ही याद करे। तो रॉलेट एक्ट कर दिया गया। इस एक्ट में हुआ ये, इस एक्ट के तहत हुआ ये कि प्रावधान किया गया कि देखो अगर कोई हंगामा करोगे ना, सीधा उठा लेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, और उसके बाद तुमको ना अपील का अधिकार होगा, ना तुमको वकील मिलेगा, ठीक है। और शक के बिना पे उठाए जा सकते हो, मतलब डरा देना है, डर का राज कायम करना है ना। तो इसी वजह से इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। अच्छा याद रखिएगा, एक बार पूछा था कि सिडनी रॉलेट को क्या कहा जाता है, एक ये था, एक ऑप्शन में था कि मुंह बंद करने वाला कानून। नहीं, मुंह बंद करने वाला कानून ये नहीं था। एक कानून है वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1900 नहीं 1878 में आया था, शायद उसी में आया था, 1878 में ही आया था, नहीं 78 में नहीं आया था, 72 में आया था। हाँ लीटन के टाइम में आया था, इतना हमको पता है, बाकी थोड़ा भी मिसिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो ये लीटन के टाइम में आया था, लीटन के टाइम में आया था, ठीक है। इसको कहा जाता है मुंह बंद करने वाला कानून, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला कानून, मुंह बंद करने वाला कानून। तो ये याद रखिएगा, हाँ बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और काला कानून तो कहा ही जाता है इसको, काला कानून तो एक शब्द चल पड़ा है किसी भी बेकार से कानून के लिए। 1878 नहीं था रिजवाना, तब तो हमको ठीक है याद था जी, चलिए तब तो हमको ठीक है याद था। अब मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ 1878, ठीक है। तो हाँ हाँ एमसीक्यू होगा विश्वदीप, एमसीक्यू काहे नहीं होगा भाई, होगा 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 होगा, ठीक है। एक्चुअली हम जिस दिन ठीक से सोते नहीं है ना, ठीक से क्या ठीक से किसी दिन नहीं सो पाते हैं, कल लेकिन 2 बज गया था सोते सोते, तो उसके लिए ना एक नया
ये आ गया, बैच आ गया है, उसका पीपीटी बनाने में टाइम लग गया। हाँ, कहाँ थे? तो काला कानून की संज्ञा दी गई, गांधी जी ने विरोध किया, पूरे भारत ने विरोध किया कि ये क्या है, ये क्या है। तो फिर देशव्यापी विरोध शुरू हुआ। सरकार भी तैयार थी, क्योंकि सरकार को पता था कि जब हम ये कानून बना रहे तो इसका विरोध होगा। तो सरकार ने क्या किया, पूरे देश में क्रैकडाउन शुरू किया, जो लोग भी विरोध कर रहे थे। ठीक, इनफैक्ट गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, बोला गया कि ना बापू, ये काम मत करो। ठीक, सब कुछ चल ही रहा था। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों का कोई खास कानून कभी भी बढ़िया आता था नहीं, हर कानून का विरोध होता था। पर इस कानून के साथ खास क्या हो गया, खास ये हो गया कि पंजाब में उस समय जो है कि अमृतसर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वहाँ का, सॉरी पुलिस कप्तान जो था, वो था जनरल डायर, और पंजाब का जो गवर्नर था वो माइकल ओडायर था। उसने पंजाब में लगा दिया था धारा 44, पूरे पंजाब में, जहां एक साथ 4 आदमी 5 आदमी से ज्यादा अगर जुटे तो माना जाएगा कि तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे और उठा लिया जाएगा। धारा 44 में यही होता है कि तय कर देता है डीएम को बहुत पावर होता है कि देख भाई, इतने लोग से ज्यादा मत जुड़ना, एक जगह खड़ा होना, नहीं तो फिर उठा लिए जाओगे। तो खैर जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पंजाब में 2 पंजाब के नेता को विरोध के कारण, जिस गांधी जी को उठाया गया था वैसे ही 2 नेताओं को और उठा लिया गया था। वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल मलिक थे, सॉरी सत्यपाल मलिक तो अभी वाले हैं, सत्यपाल थे, और सैफुद्दीन किचलू थे। 2 लोकप्रिय नेता थे पंजाब के। इन दोनों को विरोध के कारण, भाई रॉलेट एक्ट का विरोध के कारण गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने। पर यह भी कोई बहुत बड़ी घटना थी नहीं। जब बापू गिरफ्तार थे तो इनके गिरफ्तारी पर कितना बड़ा बवाल मचेगा। पर उस दिन था बैसाखी, लोगों को लगा आज तो पर्व है भाई मेरे, आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आज किसे 44 लगेगा, भोलापन। तो ये लोग सब जमा हो गए, कहाँ जमा हो गए? तो जलियांवाला बाग में जमा हो गए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। अच्छा, इसको जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल्ली नाम के आदमी का था। किसका नाम था? जल्ली का बाग था। पर हमारे समाज में जब तक कि सुरेश को सुरेशवा ना बोले मजा नहीं आता है, कि सुरेशवा का घर है या महेशवा का खेत है, महेश का खेत है, क्या मजाल कि हमारे मुंह से निकल जाए, सुरेशवा का महेशवा का ही निकलता है। तो इसीलिए जल्ली है तो जलियां का था, मतलब वा लगाते हैं बिहार साइड में, यहाँ लगाने की परंपरा है पंजाब साइड में। तो हमारी तरफ जल्ली होता तो जलीवा होता, जो भी होता, जल्ली तो नाम ही नहीं रहता हमारे यहाँ। तो जलिया वाला बाग हो गया कि जलिया का था बागू, यानी सुरेशवा का खेत था। अगर सुरेश के खेत में होता तो सुरेशवा वाला खेत, ऐसा कुछ होता। तो जलिया वाला बाग, ठीक है। तो ऐसे ही बताया आप लोग को, जल्ली का बाग क्यों कहते हैं नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। 13 अप्रैल का दिन था, ये पूछेगा। बैसाखी का दिन था, ये पूछेगा कौन सा पर्व था, बैसाखी का दिन था। तो वहीं पे वो लोग जमा हुए थे। बाग का जो ये था, इंट्रेंस काफी छोटा था, सकड़ा था, और लोग सब भीड़ में थे। और वहीं कुछ लोग भाषण भी दे रहे थे, तो कुछ लोग बैठ के सुनने भी लगे थे। किसी के पास कोई लाठी डंडा भी नहीं था, हथियार तो बहुत दूर की बात है। ये खबर मिला किसको? जनरल डायर को। वो अपनी दल बल के साथ पहुंच गया और इस पूरा को घेर लिया, और उसके बाद फिर ओपन फायर का आदेश दे दिया। ये भी नहीं बोला कि हट जाओ नहीं तो फायर कर देंगे, सीधा ओपन फायर का आदेश दे दिया, ठीक है। उसके बाद देशव्यापी प्रतिक्रिया होनी ही थी। इसको आज भी हत्याकांड कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जबकि ये हत्याकांड नहीं, मैसेकर था। मैसेकर और हत्याकांड में अंतर होता है। मैसेकर होता है किसी खास एक वर्ग को साफ करने के उद्देश्य से चलाया गया है गोली। इसी वजह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सैनिकों ने 5 अमेरिकियों की हत्या कर दी थी। पूरे अमेरिका में संदेश दिया कि अमेरिकियों का मैसेकर हो रहा है। मैसेकर मतलब पूरे अमेरिकी को साफ किया जा रहा है। और हमारे यहाँ 1300 लोग मर गए, लेकिन हम फिर भी हत्याकांड मानते हैं, है जो भी है। तो जनरल डायर ने इसे आदेश दिया था, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज्यादा लोग नहीं मरे थे, लेकिन हाँ आमतौर पे माना जाता है कि मिनिमम 1300 लोग तो मरे थे। खैर ठीक है, 1000 से 1300 के बीच। जो बड़ी घटनाएं हुई वो हुआ ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया इस विरोध स्वरूप की, मतलब क्या है। उसके बाद दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। ये पूछता है, CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, गांधी जी ही दिए थे शायद। तो ये भी पूछता है कि दीनबंधु की उपाधि किसको दिया गया था? दीनबंधु CF एंड्रयूज है, ठीक। इन्होंने क्या कहा? जानबूझकर की गई हत्या। शंकर नायर जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया।
वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद वापस कर दिया। ठीक है, तो हालांकि एक जगह स्रोत में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पहले कैसरे हिंद वापस किया था। खैर जो भी हो, जिस भी कारण से हो, लेकिन हाँ, गांधी जी ने एक बात कहा था कि अब अंग्रेजों का नैतिक अधिकार नहीं है देश पे शासन करने का। आपने नैतिक अधिकार खो दिया भारत पे शासन करने का। ठीक, उसके बाद 2 आयोग बना। एक अंग्रेजी सरकार ने बनाया इस हत्याकांड की जांच करने के लिए, इस मैसेकर का जांच करने के लिए, और एक आयोग मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाया कांग्रेस ने। ठीक है, सरकार ने जो आयोग बनाया उस आयोग को कहते हैं हंटर आयोग। इसकी जांच के लिए सरकार ने जो आयोग बनाया था उस सरकार ने हंटर आयोग बनाया, और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। ठीक है, यहाँ तक पूछता है, सदस्य नहीं पूछेगा, लेकिन अगर देख लीजिएगा एक बार और क्या चलते फिरते कि मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सीआर दास थे, अब्बास तैयब जी थे और एमआर जयकर थे। ये सब सदस्य थे मदन मोहन मालवीय के साथ। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने कौन सा जांच आयोग सौंपा, जांच आयोग गठित किया, हंटर आयोग। याद रखिएगा, हंटर आयोग 2 है। एक हंटर आयोग 1982 का है जो शिक्षा के लिए गठित हुआ था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। 1954 में वुड डिस्पैच आया था, 1954 में वुड डिस्पैच आया था, और वुड डिस्पैच की के बाद शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं, और उसकी जांच के लिए, और खास करके प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति की जांच के लिए 1982 में हंटर आयोग बना था। फिर एक हंटर आयोग है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन देख करके हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा है। इसी घटना से जुड़े हुए एक व्यक्ति है सरदार उधम सिंह। मूवी देख लीजिएगा, मैंने देखा हुआ था, देखिए ठीक ठाक, मतलब मसाला ज्यादा नहीं लगाया है। इन्होंने कसम खाया कि हम मारेंगे उस वक्त के किसके, पंजाब के गवर्नर को, लेफ्टिनेंट एलजी को। कौन था, माइकल ओडायर। उसके बाद इनका सिंगल एजेंडा हो गया पूरे लाइफ का, क्या, कि हम मारेंगे। तो वो जिधर जिधर उनको न्यूज मिलता था अभी वहां है तो वहां पहुंच जाते थे। अब उस जमाने में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो था नहीं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता था। कहीं जाता था माइकल ओडायर तो वहां 10 दिन बाद उधम सिंह को न्यूज मिलता था कि यहाँ पहुंचा है, तो वहां जाते थे, कहीं और निकल लेता था। तो पीछा करते करते इंग्लैंड तक गए, और इंग्लैंड में मार्च 1940 में, यानी सोचिए प्रण लिया था कब और मारे कब, मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या कर दिया, जो उस वक्त यानी 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। मरने वाले को ना बार बार किस्मत की जरूरत होती है, और मारने वाले को बस एक बार किस्मत की जरूरत होती है। एक बार इसका लक साथ दे दे जो मारने वाला है, और मरने वाले को अगर जिंदा रहना है तो बार बार लक चाहिए। तो एक बार लक धोखा दे दिया, धोखा दे दिया तो निपटा दिया इन्होंने। सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई, और आज तक हम लोग उनकी अस्थियों को नहीं ला पाए हैं इंग्लैंड से, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए, 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, देख लीजिएगा, याद करना का होगा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और घटना घटी, ये भारत से इसका कोई संबंध नहीं था। ये घटना ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ये सब एक तरफ था, दूसरे तरफ कौन कौन था, इटली था, जर्मनी था, तुर्की वगैरह था। तुर्की उस वक्त नहीं था, ओटोमन साम्राज्य था। ठीक, इटली तो बड़ा दल बदलू था, उसको वो देखा पहले जर्मनी जीत जाएगा, जर्मनी की तरफ से लड़ने लगा। आधा युद्ध खत्म होने के बाद देखा कि जर्मनी तो हार रहा है, तो तुरंत पाला बदल करके इंग्लैंड की तरफ से चला गया, मतलब पलटी मार दिया मार लिया। अब बिहारियों से अच्छा कौन समझेगा पलटी मारने से कैसा फील आता है, क्या जो भी है, मतलब हम लोग से अच्छा। तो हुआ ये कि जब उस वक्त यूरोप में, उस वक्त नहीं अभी भी यूरोप या पश्चिम में युद्ध एक धंधा है, व्यवसाय है। ठीक है, आपको क्या लगता है, यूक्रेन से मोहब्बत है अमेरिका को, जो इतना इतना पैसा दे रहा है और हथियार दे रहा है यूक्रेन को लड़ने के लिए, लड़ो भिड़ो ना, कोई मोहब्बत नहीं है। और वो पैसा अमेरिका यूक्रेन को नहीं दे रहा है, पैसा दे रहा है अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, जो उसके यहाँ बड़े बड़े हथियार निर्माता कंपनी बने हुए हैं। वो सब हथियार निर्माता कंपनी का एग्जिस्टेंस ही है कि युद्ध कहीं ना कहीं होता रहे, ताकि वहां हथियार सप्लाई कर करके प्रॉफिट कमाता रहे। कहीं लड़ाई नहीं होगा, शांति फैल गया पूरे दुनिया में, तो फिर सबसे पहले जो नुकसान होगा अमेरिका का पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो बना के रखा है हथियार का, लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी बना के रखा है वो सब शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका का संसद पैसा पास करता है, वो पैसा पेमेंट करता है किसको, लॉकहीड मार्टिन वगैरह को, और वो कंपनी को कहता है हथियार बेचो, जाके भेज दो फ्री में, किसको, यूक्रेन को। तो इसी वजह से यूक्रेन युद्ध कब का निपट गया रहता अगर अमेरिका नहीं बीच में कूदता तो
उस वक्त युद्ध इस तरह से नहीं होता था। उस वक्त होता था कि युद्ध करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा तो बिजनेस में भी लगाना पड़ता है, तो लड़ाई में लगाते हैं, जो हार जाएगा उस पर बहुत सारा युद्ध हर्जाना थोप देंगे, 25 लाख खर्चा होगा, 1 करोड़ का हर्जाना थोपेंगे, उसके कुछ क्षेत्र को भी कब्जा कर लेंगे, बस पैसा ही पैसा। तो फाइनली जो है जर्मनी हार गया, जर्मनी हार गया तो ओटोमन साम्राज्य भी हार गया। अब ओटोमन साम्राज्य का मेन पावर सेंटर था तुर्की, जो अभी का तुर्की है, उतना ही था, मतलब मेन पावर सेंटर था, पर था वो फैला अफ्रीका एशिया के बड़े क्षेत्रों में। तो तुर्की का जो खलीफा था वो पूरे मुसलमानों का धर्मगुरु था। मुसलमान पूरी दुनिया के मानते थे कि वो हमारा धर्मगुरु है। हाँ, खलीफा था भी, मुसलमानों का धर्मगुरु होता था। जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य है, हालांकि एक शंकराचार्य नहीं होते हैं, आजकल शंकराचार्य न्यूज में आ गए थे राम मंदिर को लेकर के, बट शंकराचार्य जो है गुमनाम ही रहते हैं। और एक शंकराचार्य कोई नहीं है, जैसे खलीफा एक होता था, या कैथोलिक ईसाइयों का पोप है जैसे, वैसे ही, या लामा जैसे है किनका, बौद्धों का, तो वैसे ही। पर हिंदुओं में 4 शंकराचार्य होते हैं, ठीक है। और एक दलाई लामा का नाम तो सबको पता है, और आप में से शायद ही कोई बौद्ध होगा, शायद ही कोई बौद्ध होगा, या तो सब मुस्लिम होंगे और हिंदू में से ही होंगे, 2 में से ही होंगे, बौद्ध ईसाई कम ही होंगे मेरे ख्याल से, पर हम बौद्धों के लामा को जानते हैं ना। लेकिन मैं सच्चा हिंदू होने के नाते हम लोग चारों में से किसी शंकराचार्य का नाम नहीं जानते होंगे। वैसे ये खूबसूरती है धर्म से, के इन पक्षों से जितना अलग हटिए उतना ही अच्छा है, कि हमको शंकराचार्य का नाम क्यों याद रखना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, लेकिन मुझे शंकराचार्य कौन है, कौन व्यक्ति है, उनका नाम क्यों याद रखना चाहिए ना। तो जो तुर्की के खलीफा थे उसको मानते थे ये लोग सर्वोच्च धार्मिक गुरु, ठीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान मानते थे, भारत के जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है उसके भी मुसलमान मानते थे। तो अब क्लियर हो गया कि जब ओटोमन साम्राज्य हार चुका है, तो ओटोमन साम्राज्य के साथ जो संधि किया जाएगा, तो ओटोमन साम्राज्य के ऊपर हर्जाना लादा जाएगा, उसके बहुत सारे क्षेत्रों को क्या करेगा, अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। तो किसी राजा का आप आधा साम्राज्य ले लीजिए या उसके कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लीजिए, मतलब उसकी शक्ति को कमजोर ही तो कर रहे हैं। तो भारतीय मुसलमानों के शिष्टमंडल अंग्रेजों से मिले और बोले कि भाई एक काम करना, खलीफा के साथ थोड़ा इज्जत से पेश आना, उनके जो है पद को की गरिमा बनाए रखना, उनकी शक्ति को कम मत करना। यहाँ का अंग्रेज बोला था ठीक है पक्का, डन डील। लेकिन भारत के अंग्रेज की सरकार को क्या लेना देना था, संधि तो इंग्लैंड की सरकार कर रही थी, और उसको भारतीय मुसलमानों के उस भाव से कोई मतलब नहीं था, भावना से कोई मतलब नहीं था। तो उसने जितना भी कर सकता था, अफ्रीका के सारे उपनिवेश जो उपनिवेश कहते हैं, ओटोमन साम्राज्य के जितने बड़े क्षेत्र था अफ्रीका का, वो सब ले लिया, ठीक है। उसी में इजराइल सब अलग हो गया, अदरवाइज इजराइल पे ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, जहां आज इजराइल है। सऊदी अरब के भी कुछ भाग पे ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। इसलिए जो तुर्की के साथ बाकी दुनिया के मुसलमान सहानुभूति रखते हैं, सऊदी अरब वाले नहीं रखते हैं। आपको पता है जो सऊदी किंग है ना, इसके एक वंशज को, मतलब इसके पप्पा के पप्पा के पप्पा को ओटोमन साम्राज्य वाला हमला किया, पकड़ के ले गया इस्तांबुल और वहां पे गर्दन उड़ा दिया था। तो आप समझिए कि संबंध कितने थी है। अर्तुगरुल गाजी मूवी बनाया ओटोमन साम्राज्य पर, मूवी नहीं है वेब सीरीज है, मैंने 1-2 सीरीज देखा है, 1-2 सीरीज मतलब 1-2 एपिसोड देखा था, बढ़िया था। मतलब अगर आप यदि आप उसको एक सामान्य राजतंत्र के वेब सीरीज से जोड़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो वो सऊदी अरब में बैन है, पूरे दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं, खास करके भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, लेकिन सऊदी अरब ने बैन कर दिया था, खैर जो भी है। तो उसके बाद हुआ ये कि ओटोमन साम्राज्य के साथ बहुत बुरा किया गया, यानी खलीफा के साथ बुरा किया गया। आप ये एक बात कह सकते हैं कि एक बात बताइए, ओटोमन साम्राज्य के तो कोई शासक होंगे ना, खलीफा तो धर्म गुरु है, तो इससे खलीफा का क्या लेना देना है, समझिए। यहाँ जैसे भारत पे अगर कोई हमला करता है और भारत का जम्मू कश्मीर को उड़ा ले जाता है पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश उड़ा ले जाता है कौन, चाइना, मान लीजिए अभी के लिए, तो इससे भारत के जो शासक है या जो भारत की सरकार है उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। शंकराचार्य पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इससे, या शंकराचार्य की कैसे इसमें बेइज्जती हो गई, जो भी बेइज्जती होगा, जो भी आरोप लगाया जाएगा मोदी जी पे लगाया जाएगा। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। इस्लाम में पॉलिटिकल जो हेड होता है, राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख का पद नथी किया हुआ है, लिंक है। बाकी धर्मों में क्या हुआ है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म ने अपने फैलाव के लिए राजनीति का संरक्षण लेने का प्रयास किया, जैसे बौद्ध धर्म, किसी राजा को धर्म, अब बौद्ध धर्म दीक्षित करके अब उस राजा के माध्यम से बौद्ध धर्म फैला रहा है,
ईसाइयों ने भी यही किया, ठीक है। हिंदुइज्म और यहूदिज्म में ये नहीं दिखता है, जुडाइज्म में ये नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल धर्म है। ओरिजिनल मतलब ये नहीं कि बाकी लोग डुप्लीकेट है। ओरिजिनल मतलब शुरुआती धर्म है। जिस धरती पे ये फैले उस धरती के ये शुरुआती धर्म थे। जैसे जुडाइज्म पहले आया, फिर उसी के जगह पे क्रिश्चियनिटी आया, फिर उसी जगह पे इस्लाम आया। भारत की भूमि पे सबसे पहले जो है हिंदुइज्म आया, सनातन जिसको बोलते हैं, फिर इसी पर जैन आए, बौद्ध आए, सिखिज्म आया, और भी बाकी धर्म टाइम पे इवॉल्व होता गया। तो जो पहले से है उसके पहले कोई नहीं है, तो फिर उसको अपने फैलाव के लिए हाथ पैर मारने का जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनल करने का मतलब शुरुआती हुआ। इस्लाम के साथ ऐसा नहीं था। इस्लाम ने सोचा कि बाकी धर्म उद्भव होते हैं, फिर वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है और उस राजा को अपना धर्म में दीक्षित करके उसके बाद उसके माध्यम से धर्म को फैलाता है। इतना प्रोसेस में क्यों जाना, डायरेक्ट ही राजनीतिक सत्ता ही हथिया लेते हैं ना। क्लेवरनेस था इसी वजह से। और ये चीज शुरुआत से था। जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का क्या कहते हैं उद्भव किया था, जब इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम धर्म को, तब वो मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु भी थे। जितना भी मुसलमान था उस वक्त, बेशक अरब भर ही था, पर उस सबके सर्वोच्च धर्मगुरु भी थे और रियासत मदीना के राजा भी थे, यानी राजनीतिक प्रमुख भी थे। तो इसीलिए धार्मिक पद और राजनीतिक पद अलग अलग नहीं है, इस्लाम में शुरुआत से एक है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के शासक को सुल्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग खलीफा से लेते थे अपना पदवी। अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह खलीफा प्रमुख हो जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में ज्यादातर पीरियड में बगदाद के खलीफा का प्रमुख स्थान था। तो वो लोग उससे स्वीकृति पत्र लेते थे। ये नाम मात्र का होता था कि प्रमुख तो आप ही हैं, हम बस आपके बिहाफ पे शासन कर रहे हैं, आपका सूबेदार बन के समझिए, हम आपके सुल्तान हैं, हम बादशाह नहीं है। ये प्रमाण पत्र लेना बंद कर दिया बाबर ने, तो इसलिए मुगल सुल्तान ना होकर बादशाह कहलाए। खैर, तो अब आप समझ पाए होंगे कि जब तुर्की का या ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र कम किया जा रहा था तो खलीफा का पद कैसे कम हो रहा था, मतलब खलीफा की शक्ति कैसे कम की जा रही थी। तो कर दिया गया कम, काट कूट के हटा दिया गया। सिर्फ तुर्की, जो वर्तमान तुर्की है देख रहे हैं, बस उतना सा क्षेत्र छोड़ा, बोला बस इतना ही शासन करो, बाकी तुम्हारा सारा चीज खत्म। तो फाइनली भारत के मुसलमानों ने क्या किया, जिसमें से जो मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु थे, पूछता है अली बंधु कौन थे, इनके नेतृत्व में खास, और साथ में मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां, हसन मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया कि अब हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और वापस कहेंगे रिस्टोर करो सब कुछ, ठीक है। तो और उसके बाद 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ पूरा, और सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी गई और गांधी जी को कहा गया इलाहाबाद 1920 के इलाहाबाद कमेटी में सम्मेलन में कि गांधी जी ब्रिटेन के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन शुरू करिए ना, आप शुरू करिए, हम लोग साथ में हैं। अब गांधी जी सोचे कि ना ये भारत का से जुड़ा मामला है, ना भारत के मुसलमान या भारत के हिंदुओं से जुड़ा सीधे मामला है, ये भारतीय मुसलमानों के तुर्की के खलीफा को अपने धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु मानने से जुड़ा मामला है। अगर इस मुद्दे को हम उठाते हैं तो हिंदुओं को समर्थन देने में कोई समस्या नहीं होगी, और जब मुसलमान देखेंगे कि मेरे धार्मिक इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा है हिंदू, तो भाईचारे की भावना आएगी। और जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाया है अंग्रेज, उस नीति में जो क्रैक आया उस क्रैक को भर पाएंगे, हम मिट्टी डाल पाएंगे उस दरार में। पर कभी कभी प्लान बैकफायर कर जाता है, सामने गोली चलाए लेकिन गोली पीछे से निकल जाता है, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, इसको कहते हैं बैकफायर करना। ये बैकफायर ऐसे कर गया कि एक बार जब राजनीति में धर्म को ले आए कौन, गांधी जी, तो फिर हिंदू संगठन और भी कई संगठन आगे सामने कि फिर हमारे मुद्दे को भी उठाओ, मुसलमानों के मुद्दे को उठाए थे ना, फिर हमारे मुद्दे में क्या प्रॉब्लम है, इसको भी उठाओ। तो कांग्रेस के लिए ये आगे चल के बैकफायरिंग रहा। इनफैक्ट जो भारत के सीजेआई हुए हैं, जिन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, जस्टिस फजल अली। फजल अली से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक घटना जो नहीं होना चाहिए था कांग्रेस की ओर से, आप बताइए। गांधी जी की ओर से उन्होंने कहा था खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं देना चाहिए था, खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से धार्मिक आंदोलन था, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए था। और इसी राजनीति में धर्म के प्रवेश ने धीरे 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 करके क्या किया, राजनीति और धर्म के बीच ऐसा घालमेल उत्पन्न किया कि हमको देश तक बांटना पड़ा। खैर जो भी है, तो आप लोग खिलाफत आंदोलन की पूरी घटना समझ पाए होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था, क्योंकि 1924 में वहां पे एक तानाशाह आ गया तुर्की में, मुस्तफा कमाल पाशा नाम का। कभी कभी तानाशाह भी अच्छे होते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। उनको लगा तुर्की हारा क्यों, तुर्की इतना पिछड़ा क्यों है, हम सब पिछड़े हैं।
उसने क्या किया, पहले तो धर्म को समाप्त किया अपने देश से, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया, इस्लामी टोपी पहनने पर बैन लगा दिया, महिलाओं को बोला बुर्का नहीं पहनना, जेल में डाल देंगे। इसलिए आज भी आप तुर्की को देखेंगे, तुर्की को जाके तो देख नहीं सकते हैं, तुर्की के कई सीरियल ड्रामे बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको वहाँ जो शहरी व्यवस्था दिखेगी, सामाजिक व्यवस्था दिखेगी, लोगों के बातचीत करना, चलना फिरना, आपको लगेगा आप किसी यूरोप का सीरियल देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्री का नहीं देख रहे हैं आप। ठीक है, तो और आज भी जो इनोवेशन में अगर कोई एक मुस्लिम देश है जो लीड कर रहा है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, तो वो तुर्की ही है। आप देखेंगे फाइटर जेट तक डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, बहुत ऊपर लेवल का इनोवेशन होता है, वो सब तुर्की कर रहा है, जबकि दूर दूर तक कोई इस्लामिक कंट्री ऐसा सोच भी नहीं रहा है अभी। चलिए, तो सुनते होंगे दुबई वगैरह चांद पे जाके मिशन भेज रहा है, वो सब कुछ नहीं, वो सब पैसा लगा रहा है, पैसा दे रहा है, हैवी पैसा पे कर रहा है, और अमेरिका से यूरोप से वैज्ञानिक खरीद के ला रहा है और बोल रहा है अब यहाँ रिसर्च करो। चलिए, तो ये तो हो गया खिलाफत आंदोलन का पूरा कहानी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब खिलाफत का पदे समाप्त कर दिया तो फिर खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब रह नहीं गया और खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। आउट ऑफ माइंड जा रहा है सर, प्लीज स्लो पर आइए। अच्छा, ये कहानी का वैसे कोई मतलब नहीं था, आप लोग को बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कहानी बताए हम। ये बताइए तो, आप लोग को कहानी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, आप लोग एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, हम बस कड़ी जोड़ने के लिए बता दिए, कभी कभी बता देते हैं कुछ कुछ चीजें, जिससे क्या होता है ना कि बोरिंग ना हो जाए। इतिहास बहुत बोरिंग होता है ना, आप लोग के पास समय कम है, नहीं तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते, कुछ भी बोरिंग नहीं होने देते। असहयोग आंदोलन, अब रोलेट एक्ट हो गया था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उस सुधार में वो प्रावधान नहीं थे शामिल। ऐसा करते हैं, टाइम हो गया है, नहीं तो आज एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, अब असहयोग आंदोलन कल करा देंगे, ठीक है। रुक क्यों रहा है पता नहीं, अब आज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू पे, बिहार स्पेशल के एमसीक्यू पे, क्योंकि 8 बजे से फिर दूसरी क्लासेस भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जितना करा पाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम आप लोग को दे देंगे, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 1934 में जो बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा, बाबू बलदेव सहाय, अली इमाम, श्री राजेंद्र प्रसाद। In 1934, the Bihar Central Relief Committee was established for earthquake relief. Whose chairman was appointed? कौन था चेयरमैन? चेयरमैन थे श्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र बाबू को चेयरमैन नियुक्त किया गया था 1934 में, जब बिहार में भूकंप आया था, ठीक। नेक्स्ट वन, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई? मई 34 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? गोवा, पटना, फैजपुर, हरिपुरा। गोवा लिखा है गोवा को, बताइए क्या होगा? पटना में हुआ था बैठक, ठीक है। 34 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? पटना में।
बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन कौन से आंदोलन का हिस्सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नन ऑफ दीज। द मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज ए पार्ट ऑफ। कर का विरोध किस में किया गया था? कर का विरोध, नमक कर या कोई कर, तो कर का विरोध किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। समुद्र किनारे वाले लोग ने नमक कानून तोड़ा, तो बाकी लोग जहां नमक नहीं बनाते थे, बीच समुद्र के किनारे नहीं थे, उन लोगों ने कुछ और कानून तोड़ा। एमपी ने जंगल कानून तोड़ा, असम ने कनिंघम सर्कुलर तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां गिरफ्तार किया गया था? पटना, मुंगेर, छपरा, गया। From where was Dr. Rajendra Prasad arrested on July 5, 1930 during the civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में राजेंद्र प्रसाद को कहां गिरफ्तार किया गया था? कहां से? छपरा से। राजेंद्र बाबू को कहां से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर मुंगेर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर या मुंगेर गोलीकांड की घटना घटी थी 15 फरवरी 1939 को, 15 फरवरी 1933 को, 15 फरवरी 1931 को या 15 फरवरी 1930 को। When did तारापुर मुंगेर फायरिंग इंसिडेंट टेक प्लेस इन बिहार ड्यूरिंग ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान तारापुर मुंगेर गोलीकांड हुआ था 15 फरवरी 32 को। कब हुआ था? डी 15 फरवरी 32। हाँ, बहुत अच्छा रिजवाना, 15 फरवरी 32। नेक्स्ट वन। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था? कैदी नाम से भवानी दयाल, फूलन प्रसाद, दीप नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। बताइए तो। हु ब्राउट आउट अ हैंड रिटन मैगजीन कॉल्ड प्रिजनर? कैदी नाम से था, फ्रॉम हजारीबाग जेल। भवानी दयाल, फूलन प्रसाद वर्मा, दीप नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक है, साहित्यकार थे। अगला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था? कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया कब? 30 मई 1930 को, 30 मई 1931 को, 30 जून 1930 को या 15 जुलाई 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कांग्रेस को अवैध कब घोषित किया गया था? कांग्रेस को अवैध। When was the Congress called declared illegal in the course of the civil disobedience movement? कांग्रेस को कब अवैध घोषित किया गया? 30 जून 1930 को। 30-30 ये याद रखिएगा, 30 जून 1930। ठीक है, 30-30। 18-19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन। ठीक है, ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम सम्मेलन कब हुआ था? पहले तो 1931 में हुआ था, 1819 अप्रैल 1931 में हुआ था। ठीक, हसन इमाम, मजरूल हक, अब्दुल बारी, अली इमाम। बताइए, हसन इमाम, मजरूल हक, अब्दुल बारी, अली इमाम। Under whose chairmanship was All India Nationalist Muslim Conference held in 1931, 18 to 19 April 1931? क्या होगा? अली इमाम की अध्यक्षता में। कब हुआ था ये? पहले 1931 में हुआ था, 18-19 अप्रैल 1931 में हुआ था, और ये अली इमाम के अध्यक्षता में हुआ था। अली इमाम कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? पढ़ते हैं ना, बड़ा इमाम बाड़ा, वो लखनऊ में है। तो बड़ा इमाम बाड़ा इमाम, तो वो इमाम है। अब इमाम नाम का वैसे दो है, हसन इमाम है, अली इमाम है। तो अली अल्लाह से याद रख लीजिए ना, इमाम अली इमाम, ऐसा कुछ। नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? बिहार में सरकार बनाया था वाइद कांग्रेस ने, 11 में से टोटल 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाया था। याद कर लीजिएगा, पूछता है। 91, 39, 54, 44। हाउ मेनी कांग्रेस कैंडिडेट won the general election to the Bihar Legislative Assembly held in November 1934?
हेल्ड इन 1934। बताइए क्या होगा इसका? द आंसर इज 44। कांग्रेस के 44 जीते थे सदस्य। अगला, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? मलबा कर, हाथी कर, विकास कर, उपयुक्त में से कोई कर नहीं। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह द पीपल ऑफ बिहार चूज टू अपोज विच टैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट along with मेकिंग सॉल्ट? इसका डी होगा। क्यों? क्योंकि चौकीदारी कर का विरोध किया था। याद है चौकीदारी कर? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। अच्छा, इसका इंग्लिश कुछ और है, हिंदी कुछ और है। कोई नहीं, 1900 हिंदी मानिए। 1929, 30, 31, 32 आंसर से पता चल जाएगा। बिहार प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह, इनमें से कौन था? बताइए। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और के.एन. सिंह। क्या होगा? मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कब की थी? पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 4 ही मार्च है सब जगह। 1929, 28, 30, 27। When was स्वामी शाहजानंद सरस्वती फाउंडेड किसान सभा एट बिहटा इन पटना बिहार? क्या होगा? 28 को किया था, 4 मार्च 28। ठीक है। पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद ने 4 मार्च 28 को किया था। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ? मुंगेर में सिद्धेश्वर चौधरी, नंद कुमार सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर और स्वामी शाहजानंद। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द किसान सभा एस्टेब्लिश इन मुंगेर इन 1922-23? क्या होगा? शाह मोहम्मद जुबैर, अभी तो देखे थे। अगला, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा फरवरी 31, जनवरी 33, मार्च 29, अप्रैल 32। द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन दिस ईयर। क्या होगा? सी, मार्च 1929। अगला, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर और बाबू श्री कृष्ण सिंह। प्रांतीय है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल प्रांत का प्रोविंस ही होता है ना, इसी वजह से। स्वामी शाहजानंद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उसी समय गया में 1922 में गया में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, 34 में नहीं। तो 34 में जो गया में हुआ था द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता, उससे स्वामी शाहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याग्निक, सॉरी श्री यदुनंदन शर्मा। तो आंसर वैसे क्या होगा? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 34 में जो गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था, प्रांतीय किसान सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला, नवंबर 35 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी शाहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री कृष्ण सिंह। हाजीपुर में तीसरा हुआ था, दूसरे का तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, तीसरे के अध्यक्ष कौन थे?
तो तीसरे का अध्यक्ष स्वामी सजानंद थे। तीसरे सम्मेलन का अध्यक्ष स्वामी सजानंद, दूसरे का पुरुषोत्तम दास टंडन। 9 से 10 अप्रैल नहीं, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना, गया, इलाहाबाद, आरा। पटना, गया, इलाहाबाद, आरा। क्या होगा? गया में। 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। 1939 गया। 1939 में क्या हुआ था? कांग्रेस सरकार चली गई थी, 8 प्रांत से इस्तीफा दे दिया था, याद है ना? वो मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे आप लोग। तो 1939 में कांग्रेस सरकार भी गई और वही गया, और गया में ही अधिवेशन भी हुआ था किसानों का। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? रामानंद मिश्रा, यदुनंदन शर्मा, मन्नू गोंड और चित्तू पांडे। चित्तू पांडे तो बलिया से थे। क्या होगा? जदुनंदन शर्मा, जदुनंदन शर्मा, ठीक है। जदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था। गया में किसानों के नेता कौन थे? मेन गया क्षेत्र में जदुनंदन शर्मा थे। सुनिए, अब इससे आगे हम दे देंगे आप लोगों को क्वेश्चन 10 और होगा इसमें, सर आ गए हैं। तो अब बंद करते हैं क्लासेस को, ठीक है। बाय एवरीवन। कल बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए कहाँ से बुक मिलेगा, ठीक है। कल बात करते हैं, बाय। सर आ गए हैं, मैं इससे आगे दे दूंगा। हाँ हाँ, PDF दे देंगे भाई अंजलि।